नमस्कार। हम इससे पूर्व वीडियो में फ़िनॉल्स की प्रिपरेशन पर हमने रिएक्शंस करी थी। इसके पश्चात हमने उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी कि जो शुद्ध फ़िनॉल होता है वो वास्तव में तो रंगहीन होता है, परंतु जब इसे खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु की उपस्थिति में इसमें ऑक्सीकरण होने से यह गुलाबी या लाल हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं वाटर फिनॉल सिस्टम का और आप उसमें से निकालते भी हैं, तो उस समय जो है वो हल्का सा क्रिस्टलाइन हमें लगता है जब हम उसे निकालते हैं, और हल्का सा पिंकिश होता है। तो वही बात है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसी प्रकार से जो फिनॉल्स होते हैं उनकी एक स्मेल भी होती है, कुछ स्पेशल उनकी गंध होती है, जिसके कारण से जिसे कि हम फिनॉलिक स्मेल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, परंतु ये कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंट हैं, क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ में विघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। इसके अतिरिक्त जो इनका सबसे जो उपयोग किया जाता है वो कीटनाशी में किया जाता है, क्योंकि ये विषैले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये बताया था कि इसमें दो प्रकार के इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। यदि कोई ग्रुप फिनॉल के साथ में यदि ऑर्थो स्थिति पर कोई ऐसा ग्रुप है, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है या एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो उसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जिसके कारण से उसके क्वथनांक जो है उसका मान कम हो जाता है। अंत्य अणुक होगी। कुछ फिनॉल जो होते हैं जिसमें कि गलनांक और क्वथनांक जो है वो सामान्य रहते हैं, तो इसका मतलब कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिकुलर मतलब कि दो अलग अलग अणुओं के बीच में होगी, तो उसमें अधिकतर जो ग्रुप होंगे वो NO2 या कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होंगे, और जिसमें अंतः अणुक होगी उस केस में उसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल्स। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो फिनॉल्स हैं इसकी जब सोडियम के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और साथ ही में हाइड्रोजन निकलती है। तो ये जो प्रोसेस है ये इसके टेस्ट करने के लिए भी काम में लेते हैं कि जो फिनॉल्स हैं वो सोडियम के साथ तो रिएक्शन देते हैं और उसका सॉल्ट बना देते हैं। वहीं जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, चूँकि इसमें COH समूह नहीं है, तो CO2 गैस नहीं निकलती है, जो कि हमें क्रमशः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलेन को दूधिया कर देता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होता है। तो इस प्रकार से यह देखा गया कि जो फिनॉल्स होते हैं उनका जो वियोजन स्थिरांक है वो 10⁻⁻10 रेंज का होता है। वहीं अल्कोहल का जो वियोजन स्थिरांक है वो 10⁻16 से लेकर 10⁻18 तक होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में यही 10⁻5 होता है। तो इस प्रकार से जो फिनॉल हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में दुर्बल हैं, किंतु अल्कोहल की तुलना में प्रबल व्यवहार दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इसका जो एसिडिक करेक्टर है या एसिड स्ट्रेंथ है वो यदि हम अल्कोहल से कंपेयर करें तो हम किस प्रकार से उसका वर्णन कर सकते हैं, उसे किस प्रकार से समझा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्कोहल में हमारे पास में OH समूह के साथ में R या अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, और अल्काइल ग्रुप की +I इफ़ेक्ट होता है, उसका इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, मतलब कि वो जो बॉन्ड पेयर है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो OH की तरफ ज़्यादा रहते हैं।
तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो उससे वो थोड़ा सा रिच हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी उसके चारों तरफ ज़्यादा रहने से रिमूवल ऑफ एच डिफ़िकल्ट हो जाता है। यही कारण है कि अल्कोहल जो हैं वो एसिडिक बिहेवियर सबसे कम शो करते हैं। परंतु अब हम बात करते हैं फिनॉल्स की। फिनॉल्स में एक बेंजीन वलय OH के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मीज़ोमेरिज्म होता है और उससे हमारे पास में डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि फिनॉल्स में जैसे ही जो एराइल रिंग होती है, मतलब बेंजीन रिंग होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करती है और इस कारण से पूरी रिंग के अंदर माइनस चार्ज जो है वो मूव करता रहता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो वो O और H के बीच में जो बॉन्ड पेयर है उसे वो ले लेगा और H एज H प्लस रिलीज़ हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जब वो जो माइनस चार्ज है वो पूरी रिंग के ऊपर रेजोनेट करता है, तो जिससे कि उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही कारण हैं जिसके कारण फिनॉल्स में जो OH है उसमें से H एज H प्लस रिमूव हो जाता है और हमें आपस में फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। और ये फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायीकरण प्रदर्शित करता है। वहीं जो ROH से जो H प्लस निकलता है और एल्कोक्साइड आयन बनता है उसमें इस प्रकार का स्थायीकरण नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट जो मैंने इसमें डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि जो रेजोनेंस और जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी फिनॉल की वो फिनॉक्साइड आयन के कारण होती है। और फिनॉक्साइड आयन क्या है, जिसमें कि जो माइनस चार्ज है, जब फिनॉल में से H प्लस निकल जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। माइनस चार्ज आते ही जो एराइल रिंग बेंजीन रिंग है वो माइनस चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर रेजोनेट करता है। तो इस प्रकार से जो फिनॉल के अणु हैं उसके साथ में डायपोलर संरचनाएं बन जाती हैं और जो डायपोलर संरचनाएं बनती हैं उसका जिनका कि अनुनाद में कम योगदान होता है, जबकि फिनॉक्साइड के अनुनाद में ऋणावेशित संरचनाएं बनती हैं उनका अनुनाद में योगदान अधिक होता है। इसी कारण से फिनॉक्साइड आयन जो है वो फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायी है, जो आप ऊपर वाले एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं कि फिनॉल के केस में प्लस और माइनस दोनों हैं, डायपोलर हैं, परंतु वहीं फिनॉक्साइड जो है, जो आयन जो मैंने नीचे बता रखा है उसमें जो नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ है उसमें डायपोलर नहीं है, वहाँ केवल ऑक्सीजन के ऊपर से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड बन जाता है बेंजीन रिंग के साथ और बेंजीन के रिंग में माइनस चार्ज जो है वो मूव करता रहता है और वो रेजोनेंस के द्वारा स्थायित्व होता है, उसका स्थायी बनता है। तो इस प्रकार से फिनॉक्साइड आयन की कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होने के कारण से रिमूवल ऑफ H एज H प्लस ज़्यादा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो ये हुई हमारी फिनॉक्साइड आयन की बात कि किस प्रकार से रेजोनेंस उसको स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें आप देख रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। मतलब कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ग्रुप्स जो होते हैं, किसी का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, किसी का माइनस आई होता है, इसी तरह से किसी का प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, किसी का माइनस एम होता है। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं वो अपने प्रकृति के आधार पर वो रिंग की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं कि अब उससे उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ होगी या एसिडिटी डिक्रीज़ होगी। तो इस पर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है
हम बात करेंगे कि यदि फिनॉल ग्रुप में जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो है डोनर। तो इसमें हमने सिंपल एग्जाम्पल हमने डील करा, जिसमें कि हमने CH3 ग्रुप की बात करी कि यदि जो ऑक्सीजन का डोनर उपस्थित होने पर क्या होगा कि वो एराइल समूह को इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा एक तरह से, और जिस कारण से वो ऑक्सीजन से जो बॉन्ड पेयर है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कम आकर्षित करेंगे, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन से भी उतनी ही तीव्रता से नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार से यदि बेंजीन रिंग में हमारे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला कोई समूह जुड़ा हुआ है तो वह उसकी अम्लता में कमी करेगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि फिनॉल की 9.98 है, और जब इसके साथ में CH3 ग्रुप जुड़ गया तो क्रमशः बढ़ गई है। तो ये आपको इससे स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार से जब हमारे पास में मेटा पर है, ऑर्थो पर है और पैरा पर है तो किस प्रकार से मानों में परिवर्तन आ रहा है। दूसरी जो पॉइंट मैंने डिस्कस कर रही हूँ कि यदि कोई ऐसा ग्रुप है जिसका कि प्लस एम इफ़ेक्ट हो तो प्लस एम इफ़ेक्ट डालने वाले समूह का प्रेरण प्रभाव ऋणात्मक पड़ता है, और इस कारण से दो प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला तो है कि यदि प्लस एम प्रभाव अधिक प्रबल हो एज़ कम्पेयर टू माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि फिनॉल के साथ में NH2 ग्रुप समूह जुड़ा हुआ है या OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये दोनों माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट, इनमें से चूँकि इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो स्थिति पर अधिक प्रभावी होता है और मीज़ोमेरिक इफेक्ट पैरा स्थिति पर अधिक प्रभावी होता है, तो इसके कारण से पैरा व्युत्पन्न फिनॉल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होगा, जो आपको इसमें क्लियर हो रहा है वैल्यू से अम्लीय होगा, जबकि ऑर्थो व्युत्पन्न फिनॉल से अधिक प्रबल होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है तो ऐसी स्थिति यदि अधिक प्रबल है तो उस स्थिति में हमारे जो स्थितियां हैं जैसे कि हेलोफिनॉल्स के केस में है, जिसमें कि हेलोजन हमारे ऑर्थो स्थिति पर है तो पी के की वैल्यू 8.48 है। वहीं यदि मेटा स्थिति पर है तो 9.02 है, पैरा पर है तो 9.38 है और फिनॉल की वैल्यू 9.89 है। तो चूंकि माइनस आई प्रभाव जो है वो ऑर्थो स्थिति पर अधिक प्रभावी होता है तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल अधिक प्रबल अम्लीय होगा। फिर जो पैराक्लोरोफिनॉल है उसमें प्लस एम प्रभाव भी कार्यरत है और माइनस आई तो अपेक्षाकृत कम तीव्रता का है, तो उसके कारण से यह तीनों क्लोरोफिनॉल से दुर्बल अम्लीय होगा। तो ये हमने डिस्कस करा कि किस प्रकार से एम इफ़ेक्ट और आई इफ़ेक्ट इनमें से जो प्रबल होगा वही उसकी अम्लीयता को प्रभाव डालेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम वीडियो में हम आगे जो है कौन कौन से समूह दूसरे हो सकते हैं जिसमें जो उसकी सक्रियता पर या अम्लीयता पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि स्टेरिक फैक्टर भी होता है, इसी तरह से जो पोजीशन होती है ग्रुप की वो भी उस पर प्रभाव डालती है। तो वो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।